आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नामकरण। देखो IUPAC जो नामकरण है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए भी होता है और अकार्बनिक यौगिकों के लिए भी होता है। कार्बनिक यौगिकों के लिए तो हम आज पढ़ रहे हैं और अकार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण को हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें हम ऐसे पढ़ते थे सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड समन्वय संख्या कुछ ऐसे उस टाइम पे लिया था अपन ने। तो वो एक अलग प्रोसेस होता है। अभी हम जो IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं वो कार्बनिक यौगिकों का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। दो विधियां थी नामकरण की। सबसे पहली सामान्य विधि थी, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं IUPAC नामकरण। क्लियर है? इस IUPAC नामकरण विधि का एक नाम और है, इसे जिनेवा पद्धति भी बोल देते हैं। जिनेवा पद्धति। कौन सी बोल देते हैं? जिनेवा पद्धति। ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि है। अर्थात हम कार्बनिक यौगिकों का जब भी नामकरण करेंगे तो हम इसी विधि के आधार पर नामकरण करेंगे। मतलब जब भी हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का नाम लिखना होगा अपने हिसाब से, तो हम किसको रेफर करेंगे? IUPAC नामकरण को रेफर करेंगे। सबसे अच्छी विधि है। इसके निश्चित नियम होते हैं। इसके निश्चित क्या होते हैं? नियम। निश्चित नियम होते हैं और इससे लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखें। तो अच्छी विधि तो है ही है। जब हम कह सकते हैं कि लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है तो ये सबसे अच्छी विधि है। जबकि सामान्य में केवल 5 कार्बन तक के जो कार्बनिक यौगिक थे उन्हीं का नामकरण किया जा सकता था। ऐसा हमने पढ़ा है। इसके नामकरण का एक फॉर्मूला है और वो जो नामकरण का फॉर्मूला है उसे बड़े ध्यान से देखिए। नामकरण का जो सूत्र है वो ये है कि सबसे पहले लिखना पड़ता है पूर्व लग्न। क्या लिखना पड़ता है? पूर्व लग्न। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा मूल शब्द। क्या लिखना पड़ेगा? मूल शब्द। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। ये नामकरण का क्या है? आपके यहां पे फॉर्मूला है। अर्थात नामकरण हम इस प्रकार से करेंगे। अब कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कम से कम ये 2 चीज होना तो बहुत आवश्यक है। मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न। हो सकता है उसमें पूर्व लग्न नहीं लगे, हो सकता है उसमें द्वितीयक अनुलग्न भी नहीं आए, किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में ये 2 तो आवश्यक रूप से आएंगे। क्लियर है? अब हम यहां पे बात कर लेते हैं कि ये पूर्व लग्न क्या होता है। ठीक है, तो एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी क्या है भाई? तो प्रतिस्थापी क्या होते हैं उनको समझिए कि जब हम कोई कार्बनिक यौगिक देखते हो तो उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, उसे बोलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला। बात क्लियर है? तो प्रतिस्थापी क्या होते हैं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में बचे हुए छोटे समूह, बचे हुए छोटे समूह क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने लिया CH3 CH, CH3 CH2 C, CH3 CH3 और ये CH3। सबसे पहला काम होता है कि हमको इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों।
टूटे हुए नहीं हो। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने ये चुन ली, तो ये इसे हम बोलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर है यहां तक ये बात? ये है आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसके अलावा इस मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए जो ये छोटे समूह हैं, जो क्या हैं? छोटे समूह हैं। बचे हुए जो छोटे समूह हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। अर्थात सबसे पहले हमें इन्हीं का नामकरण लिखना होता है, अर्थात इन्हीं को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर है? अब ये पूर्वलग्न हो कौन कौन से सकते हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली हमने आपको पढ़ाया है कि ये आर हो सकता है। आर का मतलब एल्किल समूह। क्या है ये? एल्किल समूह। इसके रूप में ये यहां पे हो सकता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और भी हमने बहुत सारे लिखवाए थे वो हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ X, X का मतलब क्या है? हेलोजन, लेकिन इसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापी के रूप में हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। अर्थात अगर Cl हुआ तो इसे क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर हेलोजन के रूप में कौन है? Cl है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्लियर है? और यदि Br हुआ तो इसे हम बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे? और I हुआ तो हम क्या बोलेंगे? आयोडो। क्या बोलेंगे भैया? आयोडो। सुनिए ये बात है। अगर मान लो ये समूह हुआ NO2 तो इसे बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अगर ये हुआ NO तो इसे बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। इस समूह का नाम क्या होता है अभी? नाइट्रोसो। अगर ये है C6H5 तो इसे बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। और भी बहुत सारे समूह हैं। अगर एक समूह ये भी होता है RO। क्या होता है? RO। जैसे ये बनता है ROH, एल्कोहल है। मान लो यहां से H हटा दिया तो ये एक समूह बचा, तो ये एल्किल समूह है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके बारे में RO बैलेंसी फ्री, इसे बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। क्लियर है? उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल भी ले लें तो जैसे लिखा हुआ है CH3O बैलेंसी फ्री, तो इसे मैथिल बोलते हैं CH3 को। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे मैथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मैथॉक्सी। क्या? एल्कोक्सी। सो नहीं है, सी है। समझ पा रहे हैं? एल्कोक्सी। अच्छा ये, अच्छा यहां पे ऐसा लग रहा है, बोल क्या रहे हैं थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। तो ये क्या है? एल्कोक्सी। ठीक है, अच्छा किया आपने। तो ये क्या है? मैथॉक्सी। अगर C2H5O हो तो उसे बोल देंगे एथॉक्सी। क्या बोल देंगे? एथॉक्सी। समझ पा रहे हैं इतना सा? ये जो बात है ये केवल किसकी है? पूर्वलग्न के बारे में। नहीं, ऑक्सीजन से ही बैलेंस फ्री होनी चाहिए, अर्थात यहीं से कोई कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप यहां लगा दोगे तो इसका मतलब है OR यहां से ऐसे नहीं बन सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि कार्बन से फिर कोई अन्य यौगिक बन जाएगा जो कोई काम का होगा नहीं। अरे RO जो समूह है ऑक्सीजन से बैलेंस फ्री होगी तो ही इसे हम क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। क्या? कैसे कर देंगे? कैसे लिखना चाह रहे हो आप? ऐसे तो नहीं बोलना चाह रहे हो RO, ये एक ये है RO, ऐसे बैलेंस फ्री कर दें तो RO ये यहां पे इसको, अरे तो बावड़े यही तो बात है, एक ही तो बात है। ये बंद लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है भाई, ये तो जुड़ा हुआ है कार्बन। ठीक है, ऐसी बातें पूछता है रे। खैर कोई, ओके कोई नहीं, ये यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, उसके बाद आता है मूल शब्द। क्या आता है? मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? तो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी है, ध्यान से सुनना,
मूल शब्द का मतलब होता है जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी है उसमें कार्बन की संख्या। मूल शब्द का मतलब क्या है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या। तो मूल शब्द की अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे तो क्या कह दोगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या, उसको हम क्या कहते हैं? मूल शब्द। क्या कहते हैं भैया? मूल शब्द। समझ पा रहे हैं आप लोग? मान लो यहां पे ये चीज सीखने की है कि अगर एक कार्बन हुआ, कितना हुआ? एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मैथ। क्या यूज करते हैं? मैथ। याद रखना ये बड़े महत्वपूर्ण है। दो कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। तीन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। चार कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। पांच कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट। 8 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए यूज हम करते हैं नॉन। 10 कार्बन के लिए यूज करते हैं डेक और 11 कार्बन के लिए यूज करते हैं अनडेक। 12 कार्बन के लिए यूज करते हैं डोडेक। 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और 20 के लिए हम बोलते हैं आइकोस। क्या बोलते हैं? आइकोस। 21 के लिए बोलते हैं अनआइकोस। 22 के लिए बोलते हैं डो आइकोस। क्लियर है? इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने में काम चल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे उसके बाद होता है प्राथमिक अनुलग्न। क्या होता है? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब क्या होता है वो आप सुनिए। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी है उसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसे हैं, कार्बन कार्बन के बीच बंध। द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार। जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, सभी कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है? एकल बंध है, तो उसे हम बोलते हैं एन। तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में हम किसको यूज करेंगे? एन को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? एन। समझ पा रहे हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो यूज करेंगे हम ईन। अगर कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आइन। समझ पा रहे हैं आप लोग? मान लो ये डबल बॉन्ड की संख्या अगर 2 हो जाए या 2 से अधिक हो जाए, अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच, समझ पा रहे हैं कि 2 बार क्या आ गया हो? डबल बॉन्ड। तो 2 समान के लिए डाई यूज करते हैं और इन। तो डाई इन, लेकिन उससे पहले लगा देते हैं ए डाई इन। क्या लिखते हैं? ए डाई इन। अगर 2 कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ए डाई इन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मान लो 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच, कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? 3, तो हम लिख देंगे ए ट्राई इन। क्या लिख देंगे? ए ट्राई इन। ऐसे ही 4 होगा तो क्या लिख सकते हैं? ए टेट्राइन। क्लियर है? मान लो 2 क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच। 2 क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड, तो लिख देंगे ए डाई आइन। और अगर 3 आ जाए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो ए ट्राई आइन। बात समझ पा रहे हैं आप इतनी सी? क्लियर है? तो ये बात प्राथमिक अनुलग्न की हुई। अब हम बात करेंगे द्वितीयक अनुलग्न की। किसकी बात करेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है जो
कार्बनिक यौगिक है उसमें क्रियात्मक समूह कौन है? मतलब द्वितीयक अनुलग्न का मतलब है क्रियात्मक समूह। कौन है? क्रियात्मक समूह। और उस क्रियात्मक समूह का नाम क्या होगा ये हमें द्वितीयक अनुलग्न के रूप में सीखना है। जैसे कुछ क्रियात्मक समूह हैं, जैसे COOH है। कौन है? COOH। तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा? द्वितीयक अनुलग्न, तो COOH के लिए द्वितीयक अनुलग्न होता है OIC अम्ल। क्या होता है? OIC अम्ल। क्या होता है भैया? OIC अम्ल। COOH के लिए क्या होता है? OIC अम्ल होता है द्वितीयक अनुलग्न। जैसे आपके यहां पे है SO3H, तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। याद रखेंगे? क्लियर है? अगर मान लो ये है COOR, क्या है? COOR। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे? एल्किल समूह को। तो वो अपन पहले लिख देंगे। उसके बाद जो इसका अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न, वो होता है O8। क्या होता है? O8। सल्फोनिक अम्ल का पूरा नाम है ओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम तो वही आएगा, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आपके यहां पे आ सकता है COX। COX तो ये है ओयल हैलाइड। ओयल हैलाइड। क्लियर है? अगर ये आ रहा है CN, तो इसका नाम होता है नाइट्राइल। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? नाइट्राइल। वैसे इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। NC इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं, लेकिन द्वितीयक अनुलग्न होता है आइसोनाइट्राइल। याद रखेंगे? इसका नाम क्या होता है? आइसोनाइट्राइल। एक होता है CHO, एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन द्वितीयक अनुलग्न होता है L। क्या होता है? L, AL। एक होता है आपके यहां पे कीटोन, C+O। ये कीटोन बोलते हैं, लेकिन इसका जो द्वितीयक अनुलग्न है वो है ऑन। क्या है? ऑन। ONE। क्या है? ONE। वन नहीं बोलना इसको, क्या बोलना है? ऑन। उसके बाद ये है OH, इसका होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। OL, एल्कोहल का द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? ऑल। भैया ये याद करने हैं आपको। ठीक है। एक होता है SH, इसको बोलते हैं थायोल। क्या बोलते हैं? थायोल। इसके लिए क्या यूज करते हैं द्वितीयक अनुलग्न? थायोल। बस यही है यहां पे इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आती हैं तो IUPAC नामकरण बहुत आसान है। केवल इतनी सी बात है IUPAC नामकरण में। क्या है IUPAC नामकरण? वापस से सीखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण हम सीख रहे थे। इस पद्धति का एक दूसरा नाम और है जिसे क्या बोलते हैं? जिनेवा पद्धति। ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें निश्चित क्या होते हैं? नियम होते हैं। उसके बाद इस नामकरण के द्वारा लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इसके नामकरण का एक सूत्र होता है, वो क्या है? नामकरण बराबर पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। क्लियर है? इसमें पूर्वलग्न का मतलब होता है प्रतिस्थापी। अर्थात प्रतिस्थापी का मतलब भी क्या है कि जब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लेते हैं तो उसमें जो छोटे समूह बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रतिस्थापी। तो जो छोटे समूह है वो क्या हो सकते हैं वो भी सुन लो। R मतलब एल्किल समूह हो सकता है, जैसे मैथिल हुआ, एथिल हुआ, आइसोप्रोपिल हुआ, प्रोपिल हुआ, N ब्यूटिल हुआ, S ब्यूटिल हुआ, ये सारे हो सकते हैं यहाँ पे। एक हो सकता है RO बैलेंसी फ्री, जिसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी।
एक्स। अब ये एक्स जो है ना हेलोजन या जो हैलाइड आप पढ़ रहे थे वो प्रतिस्थापी रहेगा। कौन रहेगा? प्रतिस्थापी। इसको आप क्रियात्मक समूह नहीं मानेंगे, जबकि हम सामान्य नामकरण में इसको क्या मान रहे थे? क्रियात्मक समूह। लेकिन यहां पर ये क्रियात्मक समूह नहीं होता, बल्कि ये कौन होता है? एक पूर्वलग्न होता है, अर्थात एक प्रतिस्थापी होता है। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, C6H5 को बोलते हैं फेनिल। पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे ये इनको पढ़ने के काम आएंगे। उसके बाद है मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होता है जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी है आपने, उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या। अगर उसमें एक कार्बन है तो क्या बोल देंगे? मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेप्ट। कई विद्यार्थी सेप्ट बोलने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। वो हम तत्वों का जब नामकरण करते हैं 100 के बाद, वहां पे 7 को सेप्ट बोलते हैं। तत्वों का नामकरण करते हैं ना, 101वें तत्व का, 102वें, 103, 4, 5, 6, 107वें तत्व का नाम, तो वहां पे 7 को क्या बोलते हैं? सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्ट। लेकिन कार्बनिक यौगिक में हम 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक और 13 को ट्राइडेक बोलेंगे। बाकी चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो वहां पे हम एन यूज करेंगे प्राथमिक अनुलग्न के रूप में। अगर कार्बन कार्बन के बीच कौन है? डबल बॉन्ड है, तो हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। अगर त्रिबंध है कार्बन कार्बन के बीच, तो हम क्या यूज करेंगे? आइन। अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड आ जाए, कितने आ जाए? 2, तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले ए वर्ड और लगाएंगे, अर्थात ए डाई इन। 3 हो तो ए ट्राई इन कर देंगे, 4 डबल बॉन्ड हो तो ए टेट्राइन कर देंगे। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या कर देंगे? ए डाई आइन। क्लियर है? उसके बाद 3 अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ए ट्राई आइन लिख देंगे। बात क्लियर है? एग्जाम्पल सबके करेंगे। द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है आपके यहां पे क्रियात्मक समूह का नाम, अर्थात क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी मिलती है द्वितीयक अनुलग्न के द्वारा। जो क्रियात्मक समूह है, अगर COOH है तो हम क्या बोलेंगे? ओइक अम्ल। अगर SO3H है तो बोलेंगे सल्फोनिक अम्ल। अगर COR मतलब एस्टर है तो उसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न लिया जाता है वो OAT लिया जाता है। COX मतलब अम्ल हैलाइड है, इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न होता है OL हैलाइड। CN साइनाइड होता है क्रियात्मक समूह, लेकिन इसका अगर द्वितीयक अनुलग्न लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। NC है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं, लेकिन यहां पर द्वितीयक अनुलग्न के रूप में इसको आइसोनाइट्राइल बोलेंगे। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन द्वितीयक अनुलग्न के रूप में एल बोलेंगे। कीटोन है, लेकिन द्वितीयक अनुलग्न के रूप में ऑन है। OH एल्कोहल होता है, लेकिन द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। SH थायो एल्कोहल होता है ये, लेकिन अगर ये किसके रूप में है? द्वितीयक अनुलग्न के रूप में है, तो इसे थायोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थायोल। फटाक से इसे नोट कर लीजिए स्पीड से। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? एक ही कार्बन की होगी। तो एक कार्बन की इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनी है। एक कार्बन है, इसलिए हमने इसका अंक भी दे दिया कि एक ही कार्बन है, और वो मैंने उसको अंक 1 दे दिया। अब मैं लिख रहा हूं उसका नाम, तो नामकरण लिखने का फॉर्मूला होता है पूर्वलग्न। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। हाइड्रोजन कोई प्रतिस्थापी नहीं होता, तो इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, तो अब इसका नाम लिखेंगे नहीं। बात आती है मूल शब्द। अब इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? तो 1 है, तो क्या लिखेंगे? मेथ प्लस। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार। यहां पर 2 कार्बन तो है नहीं, एक ही कार्बन है। इसका मतलब जब एक कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो उसके लिए एन यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? एन। तो यहां पर क्या लग गया? एन। तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया मेथेन। क्या हो गया?
समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया ये CH3CH3, कितने हो गए? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनी। अब मुझे अंकन करना है तो 1 और 1 2 अंक, 2 हो गया। अब इस जब 2 अंक दे दिए, अब मैं इसमें लिखना चाहता हूं कि पूर्व लग्न का नाम होगा कुछ? नहीं, पूर्व लग्न है ही नहीं। मूल शब्द का मतलब होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितने हैं? 2 के लिए क्या यूज करेंगे? एथ प्लस कार्बन के बीच कौन से बंध है? एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए क्या यूज करते हैं? एन। तो ये क्या बन गया? एथीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? मैं जानना चाहता हूं कि इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? CH3CH2CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। 1 2 3। कोई प्रतिस्थापी है इसमें? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी का नाम नहीं लिखेंगे, अर्थात पूर्व लग्न का मूल शब्द 3 कार्बन, 3 के लिए प्रो प्लस प्राथमिक अनुलग्न क्या लिखेंगे? कार्बन के बीच एकल बंध है तो क्या लग जाएगा? एन। तो प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा? नाम। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको देखिए, CH3CH2CH2CH3, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो क्या लग जाएगा? एन। तो बन गया ब्यूटेन। क्या बन गया? सिंपल है। इसको बताइए, CH3CH3CH3, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बनेगी? 3 की बनेगी। तो वो कौन सी बन रही है? ये। अब अंकन करना है। अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो मैं इधर से करता हूं तो 1 2 पर प्रतिस्थापी मिल रहा है, इधर से करूं तो 1 2 पर ही प्रतिस्थापी मिल रहा है, मतलब अंकन हम किधर से भी कर सकते हैं। तो अब नामकरण कैसे करेंगे? तो अब लिखना पड़ेगा सबसे पहले पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब प्रतिस्थापी, और इसका नाम क्या होता है? मैथिल। और इसको कौन सी स्थिति पर है को भी लिखना पड़ेगा, अर्थात ये दूसरी स्थिति पर है, दूसरे कार्बन पे है, तो लिखना पड़ेगा 2 मेथिल। और अब ये अपने पूर्व लग्न का नाम लिख दिया है। मूल शब्द मतलब कार्बन की संख्या, तो कितने हैं कार्बन? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 है। भैया कार्बन भी कहां ढूंढने हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। और कार्बन के बीच कैसे बंध हैं? एकल बंध हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? इस प्रकार से अपन ये देखते हैं CH3CH2CH3CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? कितने की? 4। मैं ये लिख दूं। अब अंकन कर रहा हूं। मैं इधर से भी कर सकता था, इधर से भी कर सकता था, लेकिन कौन सा सही है? इधर वाला। क्यों? क्योंकि इधर से मैं अंकन करूंगा तो 1 2 पर ही कौन मिल गया? प्रतिस्थापी। और अगर इधर से करूं 1 2 3 पर प्रतिस्थापी मिल रहा है, इसलिए ये अंकन तो गलत है और ये कौन है? सही। तो ये अंकन आपका क्या है? सही। तो हम कह सकते हैं कि 2 पर कौन आया है? प्रतिस्थापी। तो लिख देंगे 2 मेथिल। और 4 कार्बन का एल्केन है तो ब्यूटेन। 4 कार्बन का एल्केन जो है वो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? क्लियर है? आसान है कि नहीं है नामकरण? और देखते हैं एग्जाम्पल से ही यहां पे हम सीखने का प्रयास करेंगे इन सारी चीजों को। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा सवाल देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये रहा CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 और ये CH3।
चलिए सभी विद्यार्थी बताएंगे किसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी? 5 की बनेगी। बिल्कुल सही बताई है, मैं इसको बना रहा हूं 5 की। ठीक है, ये बचे हुए कौन हैं? प्रतिस्थापी। इसका जब नाम लिखेंगे तो इनको क्या कहेंगे हम? पूर्वलग्न। क्या कहेंगे? पूर्वलग्न। ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, तीनों क्या है? मैथिल। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम अंकन करते हैं। अंकन मैं इधर से करूं या फिर इधर से करूं? इधर से। इधर से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 1 2 पर प्रतिस्थापी मिल रहा है और वो भी अकेला मिल रहा है। इधर से करूंगा तो 1 2 पर 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। उधर से अंकन करेंगे जिधर से अधिक संख्या में क्या मिले? प्रतिस्थापी मिले। ये कुछ नियम है जो मैं लिखवा नहीं पा रहा लेकिन बोल पा रहा हूं। ठीक है, तो ये रहा अंकन 1 2 3 4 5। तो देखो 2 पर भी मैथिल है, 2 पर ये मैथिल पे, तो 2 पर है, 2 पर है, उसके बाद कहां पर भी है? 4 पर, और तीनों समान हैं तो 3 समान के लिए ट्राई शब्द को काम में लेंगे। 2 समान होते हैं तो डाई, 3 समान होते हैं ट्राई, 4 समान है तो टेट्रा, 5 समान है तो पेंटा, 6 समान है तो हेक्सा। तो भाई यहां पे 3 समान है तो मैं क्या लिख दूंगा? ट्राई। और है कौन? ये मैथिल, तो ट्राई मैथिल। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो ये पूर्वलग्न का काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब है कार्बन की संख्या, कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, और एल्केन है तो बन गया पेंटेन। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिया ये एग्जांपल CH3 CH2 Br CH, इधर मैंने लिख दिया आपके यहां पे CH3 और इधर लिख दिया CH3। बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? कितने की? 4 की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंकन किधर से करूं, इधर से या फिर इधर से? किधर से भी नहीं कर सकते, उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो बात तो ये रही कि इधर भी वही अंक है और इधर भी वही अंक। उसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। तो इधर है CH3 जिसको बोलते हैं मैथिल, और इधर है ब्रोमो मतलब B। तो बताइए B पहले आता है कि M पहले आता है? तो अंकन इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4। और अगर हम प्रतिस्थापी भी लिख रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखेंगे। अर्थात 2 पर क्या है? ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, 3 मैथिल, और 1 2 3 4 कार्बन का एल्केन होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। समझ पा रहे हैं आप लोग? वापस से ऐसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी? 3। अब बात आती है कि हम अंकन किधर से करें। अंकन किधर से करें? हम अंकन इधर से करें या फिर इधर से करें? किधर से करें? हम अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो इधर से देखो पहले पे ही आ गया, और इधर करें तो 1 2 पर आए, तो ये तो गलत है और ये क्या है? सही। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थात ये अंकन आपका सही है और जो ये अंकन है वो आपका क्या है? गलत है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉप। क्लियर है? और 1 और 2, 1 और 2 में छोटा कौन होता है? 1, तो लगाएंगे 1। और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लग जाएगा? इन। तो क्या बन गया? प्रॉप 1 इन। अब ये डबल बॉन्ड यहां की जगह यहां भी होता ना तो भी प्रॉप 1 इन ही होता। इसलिए यहां पर अगर आप इसको डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख दोगे
तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द्विबंध को यहां से हटाकर यहां भी लगा दोगे तो भी इसका नाम होगा prop 1 इन। क्या आएगा? prop 1 इन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बात तो वही हो गई। अब अंकन इधर से करना पड़ेगा, 1 2 3 वही नाम आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए अगर नाम समान है तो एक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है? आगे देखिए यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद है CH3। यहां से इस H को हटा करके मैं एक समूह जोड़ देता हूं यहां पे Br। क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की, तो आप कहोगे 4 की। कितने की? 4 की। अब मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि अंकन किधर से करूं, इधर से या इधर से? कहां से करना है, इधर से या इधर से? तो अभी अपन ये बोल रहे थे ना कि जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, लेकिन भैया ऐसा है कि जब द्विबंध आ जाता है ना तो द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। ये वरीयता का कुछ क्रम होता है, और वो वरीयता का एक क्रम होता है प्रतिस्थापियों के लिए कि क्रियात्मक अंकन के लिए वरीयता का क्रम। ध्यान से देखिए भाई, अंकन के लिए वरीयता का क्रम, वरीयता का क्रम, तो वो देखिए अंकन के लिए वरीयता का क्रम क्या होगा वो सुनिए। सबसे कम अंक मिलना चाहिए क्रियात्मक समूह को। किसको? क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी वरीयता सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो भाई कोई भी कंडीशन हो, आपको पहला ही काम क्या करना है, उसको कम से कम अंक देने की कोशिश करनी है। उसके बाद द्विबंध को, किसको? द्विबंध को। उसके बाद आपको त्रिबंध को कम से कम अंक देने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आप प्रतिस्थापी को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रतिस्थापी को। ये जो चीज है बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मान लो द्विबंध और त्रिबंध तीनों एक साथ आ जाएं तो भी डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहां पे लगातार प्रश्न करवाते रहूंगा तो आपको ये चीजें समझ में आती रहेंगी। सभी विद्यार्थी इधर देखेंगे। सबसे पहला काम क्या? अंकन करना। अंकन मैं इधर से कर रहा था 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, क्योंकि हम नहीं कर सकते। अब हमें करना किधर से होगा कि इधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो 1 2 3 4 ये वाला हमारा जो अंकन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए अब इसका नामकरण करेंगे तो ये अपना प्रतिस्थापी बन गया है। इस प्रतिस्थापी का जो नाम है क्या होगा? Br का ब्रोमो होता है। किस पर है? 3 पर, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और 4 कार्बन की ये पूरी श्रृंखला है तो 4 के लिए ब्यूट आएगा। क्या आएगा? ब्यूट। अब एकल बंध होता तो एन लग जाता, लेकिन एकल बंध नहीं है। क्या है? डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड भी कहां पर है? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में। बताइए इन दोनों में छोटा शब्द कौन सा है? छोटा अंक कौन सा है? 1। तो लगा देंगे ब्यूट 1 इन। क्या लग जाएगा? ब्यूट 1 इन। यही इसका कौन सा नाम हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और देखिए एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो इधर देखिए ऐसे लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहां पे लिखा हुआ है Br। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी? कितने की? कौन कौन विद्यार्थी 3 की बता रहा है? गलत बता रहे हो। 4 की कहो। अरे मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा आप लोगों से, मैं यहां पे कह रहा हूं कि 4 की बनेगी। कितने की बनेगी? 4 की कौन कौन कह रहा है? अरे निकम्मो, अरे देखो 4 की बनेगी। 1 2 3 4 बन तो गई। सीधी सीधी से मतलब क्या है? जुड़े हुए होने चाहिए आपस में। क्या वो तो गलती से सीधे आ गए, क्या ही करें।
गलती से क्या आ गए, सीधे। अरे 4 की एक तो ये बन रही है और 4 की एक ये बन रही है, इनमें भी ये गलत है और ये सही है, क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन रहे हैं, उसमें द्विबंध आवश्यक रूप से आना चाहिए, द्विबंध आवश्यक रूप से आना चाहिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी होनी चाहिए। अगर मान लो द्विबंध है और कार्बन की जो श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो एकल बंध वाली सीरीज में ज्यादा भी कार्बन आ रहे हैं, तो भी हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला द्विबंध वाली रखनी है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन है वो, और ये आपका क्या हो गया, सही। अर्थात ये जो श्रृंखला चुनी है हमने वो क्या है, सही है। अरे भाई मैं इसी सवाल को ऐसे लिख दूं तो तुम कह दोगे कि सर आप सही लिख रहे हो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 और ये Br। अब कितने की कहोगे तुम लोग, अब 4 की हो गई है। यौगिक तो वही है। एक नोट पॉइंट सुनो, यदि किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण, अणुसूत्र अलग अलग दिख रहे हो शायद आप लोगों को, संरचनाएं अलग अलग तरीके की दिख रही हो, और नाम अगर एक आ रहा है तो सोच लेना कि वो यौगिक एक ही है, वो यौगिक क्या है, एक ही है। इसकी बात कर रहे हैं तो ये यौगिक और ये यौगिक दोनों क्या है, एक ही है, बस लिखने का फर्क है। लिखने का क्या है, फर्क। अब तो आप कह दोगे कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बन गई। अंकन किधर से करेंगे, अंकन भी बता दोगे किधर से करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि द्विबंध को कम से कम अंक मिल रहा है। यहां पे भी करना पड़ता 1 2 3 4। अब देखो ये मैथिल है, ये ब्रोमो है, पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, तो लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो 2 मैथिल, और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। 1 2 में छोटा कौन, 1, तो 1 E। ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे क्लियर है कि नहीं है? वापस से देखो, ये यौगिक और ये यौगिक सेम है, बस लिखने का थोड़ा सा फर्क था। इसमें हमने लिख दिया CH3। देखो कैसे समझना है, ये बॉन्डिंग को देख लो, किसको देख लो, बॉन्डिंग। देखो इसमें एक कार्बन ऐसा है जिसके 3 कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो द्विबंधित कार्बन है। तो देखो यहां पे भी ऐसा हो रहा है, ये CH3 जो है वो इस कार्बन से जुड़ा है जिससे द्विबंध में कौन जुड़ा हुआ है, CH2। क्लियर है? इसमें एक Br किससे जुड़ा है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें एक CH3 जुड़ा है और एक ये समूह जुड़ा है। तो देखो यही जुड़ा है, CH3 से एक Br जुड़ा है और एक ये समूह जुड़ा है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संरचना सेम है, बॉन्डिंग सेम है, इसलिए नाम भी क्या आ गया इनका, सेम आ गया। अब नामकरण करने का तो वही तरीका है, क्या करना है, पूर्वलग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, नोट कीजिए इनमें से कुछ एक सवाल, ये 1 2 हैं, इनको तो नोट कीजिए, काम की चीजें हैं।